मेरी तरफ देखें प्लीज बेटा। हम जितने यूनिट्स की सेल्स बुक करते हैं, हम जितने यूनिट्स की सेल्स बुक करते हैं उतने यूनिट्स की ही कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक करते हैं। इधर देख लें भाई, जितने यूनिट्स की हम सेल्स बुक करते हैं उतने यूनिट्स की कॉस्ट बुक करते हैं। तो अगर मैं 1000 यूनिट्स की सेल बुक कर रहा हूं तो कॉस्ट भी मुझे 1000 यूनिट्स की बुक करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस तरह की हरकत करूं कि मैं सेल्स पूरे 1000 यूनिट्स की बुक करूं और कॉस्ट सिर्फ 100 यूनिट्स की बुक करूं तो नीचे प्रॉफिट गलत आएगा। यानी सेल्स पूरी बुक कर लूं और कॉस्ट इतनी सी बुक करूं तो ये तो चोरी हो जाएगी, नीचे प्रॉफिट ही पूरा गलत आ जाएगा। तो आप जितने यूनिट्स की सेल्स बुक करते हो उतने यूनिट्स की कॉस्ट बुक करते हो। यानी जिन यूनिट्स को ऊपर सेल्स में रिकॉर्ड करते हो उन्हीं यूनिट्स को नीचे कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हो। तभी आपने ये नाम सुना होगा, देखो ये वर्ड है ना, सेल्स में से लेस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। या इसको कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका तर्जुमा है जो गुड्स बिकी उनकी कॉस्ट। इसका तर्जुमा क्या है, जो गुड्स बिकी उनकी कॉस्ट। तो जिन गुड्स के ऊपर सेल्स बुक की है कॉस्ट भी उन्हीं यूनिट्स की बुक होगी, जिन यूनिट्स के ऊपर सेल्स बुक हुई है कॉस्ट भी उन्हीं यूनिट्स की बुक की है, तभी प्रॉफिट सही आएगा। देखो मैंने एग्जांपल फिर देख लो, अगर तुमने 1000 यूनिट्स बेचे हैं तो ऊपर सेल्स भी 1000 यूनिट्स की बुक की है, तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बेटा 1000 यूनिट्स की बुक होनी चाहिए, नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 1000 यूनिट्स की ही बुक होनी चाहिए। हाँ जी। अब ये बात क्लियर है। दूसरी बात सुनो बेटा, ये जो वर्ड है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये वर्ड है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसकी जरा नेचर सुन लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स का वर्ड कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का वर्ड कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कॉस्ट का मतलब खर्चा होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का वर्ड कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है और कॉस्ट का मीनिंग है खर्चा। कॉस्ट का मीनिंग क्या है, खर्चा। तो इसका नेचर एक्सपेंस वाला ही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का डबल एंट्री के अंदर नेचर एक्सपेंस वाला है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा क्रेडिट होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा डेबिट होगा, कम होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, क्रेडिट होगा, कम होगा क्रेडिट होगा। सही है, ओके। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। इधर देखें, स्टॉक स्टोलन के हम केसेस शुरू करते हैं। पहले केस का नाम है नंबर 1, फर्स्ट केस का नाम है, तो देखें मैं लिख रहा हूं अनइंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन। पहले केस का नाम है अनइंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन, यानी जो स्टॉक चोरी हुआ है, यानी जो स्टॉक चोरी हुआ है वो अनइंश्योर्ड है, जो स्टॉक चोरी हुआ है वो अनइंश्योर्ड है, जो स्टॉक चोरी हुआ है वो अनइंश्योर्ड है। हाँ, अब बात सुने, मैं जानबूझ के एक स्टोरी, एक कहानी की फॉर्म में आपको समझाऊंगा। देखो हुआ क्या, एक दिन हमारे स्टोर रूम में, तवज्जो तवज्जो सुने, हमारे स्टोर रूम में हम रात को गए ऑफिस से, तो रात के बीच में कुछ चोर आए और उन्होंने स्टोर रूम में जंप मारी और कुछ स्टॉक चोरी करके ले गए, कुछ स्टॉक चोरी करके ले गए। सही है। हम लोग सुबह आए तो हालात बदले बदले थे, ताला शाला टूटा हुआ था और थोड़े मामला डिफरेंट थे। तो मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा, जो हमारे असिस्टेंट थे, मैंने कहा क्या यार क्या हुआ है। तो उसने बोला सर स्टॉक चोरी हो गया है, स्टॉक चोरी हो गया। जरा गौर से सुनना, स्टॉक चोरी हो गया है। तो मैंने फौरन से कहा, मैंने कहा यार कितने का स्टॉक चोरी हुआ है। उसने कहा 10,000 का। तो अब देखिए, मैंने उससे सवाल किया, मैंने अपने असिस्टेंट से बोला कि जो चोर स्टॉक चोरी करके गए, तवज्जो सुने, जो चोर स्टॉक चोरी करके गए क्या बदले में वो पैसे रख के गए। अजीब सी सवाल किया कि जो चोर स्टॉक चोरी करके गए क्या बदले में पैसे रख के गए। उसने मेरी तरफ देखा, बोला सर आपका दिमाग खराब है, चोर चोरी करके निकल जाता है, वो पैसे थोड़ी दे के जाता है। तो मैंने फिर सवाल किया कि जो चोर स्टॉक चोरी करके गए क्या वो पैसे रख के गए। उसने बोला पैसे तो नहीं दिए। तो मैं समझ गया, सुनो मेरा डायलॉग, कि जो स्टॉक चोरी हुआ है, जो स्टॉक चोरी हुआ है वो ऊपर सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, जो स्टॉक चोरी हुआ है वो ऊपर सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो जो चीज ऊपर सेल्स में शामिल नहीं है वो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी निकाल देंगे, जो चीज ऊपर सेल्स में शामिल नहीं है उसको नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी निकाल देंगे। तो स्टॉक स्टोलन को यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकाल देंगे। सबसे पहले स्टॉक स्टोलन को कॉस्ट ऑफ सेल्स से आउट कर देंगे, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो बिका ही नहीं है, ये वो स्टॉक है जो बिका ही नहीं है। तो जो स्टॉक ऊपर ऊपर सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो स्टॉक ऊपर सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ कॉस्ट ऑफ सेल में भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकाल देंगे। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकाल देंगे तो मेरे बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। अब डबल एंट्री की फॉर्म में बात करता हूँ। डबल एंट्री की फॉर्म में कॉस्ट ऑफ सेल्स का नेचर खर्चे जैसा है,
तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो क्रेडिट होगी। देखो एंट्री देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 10,000, और देखो मैंने वहां पोस्ट भी कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 10,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 10,000। अब मैं वहीं खड़ा था सबके सामने, और मैंने ये सेल फोन निकाला, मैंने अपने इंश्योरेंस एजेंट को कॉल मिलाई, मैं वहीं खड़ा था सबके सामने, और मैंने अभी आधी एंट्री बनी है, पूरी नहीं बनी। मैं वहीं खड़ा था और मैंने अपना सेल फोन निकाल के अपने स्टॉक एजेंट को कॉल की। मैंने कहा हाँ यार स्टॉक चोरी हो गया है। उसने कहा आप अपना नंबर बताएं इस स्टॉक का। मैंने कहा टक टक 121 जो भी नंबर था। तो उसने अपने सिस्टम में डाला और बोला भाई ये वाला स्टॉक तो आपने इंश्योर्ड ही नहीं कराया, ये वाला स्टॉक तो आपने इंश्योर्ड ही नहीं कराया। तो जैसे ही इसने बोला ना कि योर स्टॉक इज अनइंश्योर्ड, तो मैंने उसको बोला माजरत की, सॉरी करा, और फिर मैंने फोन रखा और मैं समझ गया कि ये चोरी हो गया है तो मेरा नुकसान है, ये स्टॉक इंश्योर्ड नहीं है तो सारा का सारा नुकसान मेरा है। तो अब देखो मैं नुकसान यानी अदर एक्सपेंस बुक करूंगा। ये देखो सामने देखो, यहाँ मैं डेबिट करूंगा लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से, ये एक अदर एक्सपेंस 10,000 का डेबिट कर लूंगा। और अदर एक्सपेंसेस इधर देखो, अदर एक्सपेंसेस को इधर देखो, ये जीपी है ना, जीपी के बाद यहाँ नीचे इनकम स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से, जीपी के बाद अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से, जीपी के नीचे अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से। हाँ जी, तो बेटा ये आपके सामने इस वक्त एक एंट्री बनाई गई है, इस वक्त आपके सामने आपकी खिदमत में एक एंट्री बनाई गई है, देख लें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एंट्री है लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री नजर आ रही है। हाँ, तो आज के बाद कभी भी स्टॉक स्टोलन होगा तो यूं सोच लेना कि जो स्टॉक चोरी हुआ है उसके बदले पैसे तो मिले नहीं है, तो जो स्टॉक चोरी हुआ है वो पर सेल्स में शामिल नहीं है, जो स्टॉक चोरी हुआ है वो पर सेल्स में शामिल नहीं है, तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल से भी निकाल देंगे। देखो ये कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल दिया, यहाँ ये निकाल दिया। हाँ, फिर उसके बाद आप देख लेना अनइंश्योर्ड है तो नुकसान भी तो हुआ है, अनइंश्योर्ड है तो नुकसान भी हुआ है, तो ये नुकसान जीपी के बाद अलग से बुक कर लेना, ये नुकसान जीपी के बाद अलग से बुक कर लेना, जीपी के बाद अलग से बुक कर लेना। अब देखें कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और उसमें बहुत सीखने का है, स्पेशली दिस टॉपिक। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। बच्चे ने कहा, ये बच्चे ने मासूमियत से बोला सर ये जो आपने इस वक्त जो सॉल्व करा है बिल्कुल सही है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में ये यूज हो रहा है और सालों से यूज हो रहा है, बिल्कुल सही काम है। बच्चे ने कहा कोई और एविडेंस दे सकते हैं आप? मैंने कहा दे सकता हूँ। मैं आपको एक छोटे से आम मामूली दुकानदार की एग्जांपल देता हूँ, एक मामूली दुकानदार की एग्जांपल देता हूँ और उससे साबित करता हूँ। सुनो, एक शॉपकीपर था, सुकून से सुनो, वो एक हफ्ते पहले 10,000 का स्टॉक खरीद के लाया। एक शॉपकीपर था जो एक हफ्ते पहले 10,000 का स्टॉक खरीद के लाया। इस हफ्ते वो 10,000 का स्टॉक चोरी हो गया चोरी, और वो स्टॉक अनइंश्योर्ड था, तो उसको 10,000 का लॉस हुआ ना, उस दुकानदार को 10,000 का लॉस हुआ ना। तो उस दुकानदार की इनकम स्टेटमेंट में नेट नेगेटिव इंपैक्ट 10,000 का आना चाहिए, उस दुकानदार की इनकम स्टेटमेंट में नेट नेगेटिव इंपैक्ट 10,000 का आना चाहिए। आइए मैं उसी दुकानदार की बुक्स बना रहा हूँ, देखते हैं उसकी बुक्स में नेट नेगेटिव इंपैक्ट 10,000 का आ रहा है नहीं आ रहा। सब देखो बोर्ड पे, देखो सब बोर्ड पे देखो, यहाँ देखें, स्क्रीन देखें, इनकम स्टेटमेंट नजर आ रही है। जरा सोचो, जो स्टॉक आपका चोरी हुआ है, सिर्फ यूं सोचें, जो स्टॉक चोरी हुआ है आपने खुद भी तो एक हफ्ते पहले खरीदा होगा, जो स्टॉक आपका चोरी हुआ है वो आपने खुद भी तो एक हफ्ते पहले खरीदा होगा, या आप भी चोरियां करते हो? आप तो चोरी नहीं करते ना बेटा, आप तो खरीदते हो ना। तो जो स्टॉक आपका चोरी हुआ है आपने खुद भी एक हफ्ते पहले खरीदा होगा, तो आपने जब स्टॉक खरीदते हो तो परचेजेस डेबिट करते हो। तो इधर देखें, स्क्रीन पे देखें, इस परचेजेस के अंदर ये 10,000 शामिल है। जो स्टॉक चोरी हुआ है, जो स्टॉक चोरी हुआ है, स्क्रीन पे देखें, वो 10,000 इस परचेजेस में शामिल है, वो परचेजेस में शामिल हुआ होगा, सही है। तो अब आज जैसे ही स्टॉक चोरी हुआ तो आपने सबसे पहले इधर देखें, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल से 10,000 निकाल दिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल से 10,000 निकाल दिए। जरा आंखें खोलो, इस परचेजेस में 10,000 शामिल थे, जो स्टॉक चोरी हुआ है वो ऑलरेडी परचेजेस में शामिल था, वो यहां से निकल दिया, तो +10 -10 यहां तक नेट इंपैक्ट 0 आया। देखो +10 -10 कॉस्ट ऑफ सेल्स तक नेट इंपैक्ट 0 आया, तो जब यहां तक नेट इंपैक्ट 0 आया तो यहां भी 0 आया। सोचो भाई, जो स्टॉक चोरी हुआ है आपने खुद भी तो एक हफ्ते पहले खरीदा होगा, जब आपने खुद एक हफ्ते पहले खरीदा होगा तो परचेजेस में शामिल होगा, तो परचेज में 10,000 शामिल थे, आपने फौरन से 10,000 स्टॉक स्टोलन के नाम से नीचे से निकाल दिए। तो +10 देखो भाई, -10 नेट इंपैक्ट क्या आया? 0। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में नेट इंपैक्ट 0 हो गया, तो जीपी तक 0 है। अब बताओ 0 में से 10,000 माइनस करोगे तो नीचे आपकी इनकम स्टेटमेंट में नेट नेगेटिव इंपैक्ट 10,000 नहीं आ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में नेट नेगेटिव इंपैक्ट 10,000 नहीं आ जाएगा?
और यकीन करें उस दुकानदार के साथ भी यही हुआ था, उस दुकानदार के साथ भी यही हुआ था, उस दुकानदार के साथ भी यही हुआ था। हाँ पक्का ऐसा ही है। तो अब देख लें आपके सामने, इसको मैं आपको दे रहा हूं 2-3 मिनट, इसको कॉपी कर लें, बेहतर है अपने नोट्स कॉपी करें, नोट्स कॉपी करें, लिख लें से, कम ऑन। तो ये पहला केस मैंने आपको करा दिया, अनइंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन, अनइंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन करा दिया है। लिख लो बेटा। बेटा प्लीज नोट डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि कम हो रहा है। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लेस कर रहे हो, और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक खर्चे की तरह की चीज है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक खर्चे की तरह की चीज है, पहले बताया था, एक्सपेंस की तरह है, तो बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का नाम कॉस्ट से शुरू हो रहा है, कॉस्ट, खर्चा खर्चा खर्चा, तो वो ही एक्सपेंस नेचर वाली एंट्री बनेगी। लिख लें, आराम से लिख लें, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। कॉल करके पूछ ले। लिख लिया बेटा। अब लेट मी टेल यू द सेकंड केस, सेकंड केस की तरफ मूव करेंगे। अब हम देखें यहाँ देख लें। सुनिए अब क्या हुआ, अब मैं नाम लिख रहा हूं, सेकंड केस का नाम है इंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन। बहुत गौर से बात को सुनना, क्या होगा, मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर सुन लें। वही हुआ, हम लोग रात को गए तो वो चोर आए रात में और उन्होंने जंप मारा, 10,000 का स्टॉक लेके फरार हो गए। सुबह हम लोग पहुंचे तो हालात बदले बदले थे। तो मैंने कहा क्या हुआ है, तो बोला भाई साहब स्टॉक चोरी हो गया है, स्टॉक चोरी हो चुका है, स्टॉक चोरी हो चुका है। तो मैंने फौरन से पूछा कि जो चोर चोरी करके गए क्या पैसे रख के गए, क्या पैसे रख के गए? उन्होंने कहा ना ना पैसे नहीं रख के गए, पैसे नहीं रख के गए। तो मैं समझ गया, मेरी तरफ देखो, जो स्टॉक चोरी हुआ है वो ऊपर सेल्स में शामिल नहीं है, जो स्टॉक चोरी हुआ है वो ऊपर सेल्स में शामिल नहीं है। तो जो चीज ऊपर सेल में शामिल नहीं होती उसको कॉस्ट ऑफ सेल से भी निकाल देते हैं, क्योंकि जिन यूनिट्स की सेल बुक करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल भी उन्हीं की बुक करते हैं। तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल से ये देखो 10,000 रुपए निकाल दिए, कॉस्ट ऑफ सेल से 10,000 निकाल दिए, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिड्यूस कर दिया। इधर देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है तो क्रेडिट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 10,000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दिया, 10,000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब मेरी तरफ देखें, उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ ना उस वक्त हमें नुकसान हो गया है, उस वक्त हमें नुकसान हो चुका है, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त हमारा नुकसान है। तो हम उसी वक्त सामने एक अदर एक्सपेंस भी बुक करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से, उसी वक्त सामने एक अदर एक्सपेंस बुक करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से 10,000। ये देखो मैंने अदर एक्सपेंसेस भी बुक कर दिया लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से, कितना, 10,000 का अदर एक्सपेंस बुक कर दिया। अब
मैंने फौरन से फोन निकाला, अपना सेल फोन निकाला और ठक 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 इंश्योरेंस एजेंट को कॉल की। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं फलां साहब बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा अरे आपने कॉल क्यों की यार, आप क्या चीज हो, आप तो चीज हो यार, आप हमारे 20 साल पुराने क्लाइंट हो यार, आप तो बस छोड़ दो, आपने कॉल भी क्यों की। बोला बस आपको बगैर किसी वेरिफिकेशन के क्लेम मिलेगा, जाओ बगैर किसी वेरिफिकेशन के शाम तक क्लेम मिल जाएगा, शाम तक चेक पहुंच जाएगा सेठ, सेठ शाम तक चेक पहुंच जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा थैंक यू। तो अब बताओ सामने वाला मुझे शाम में 10,000 रुपये देगा, क्या देगा, 10,000 रुपये कैश। इधर देखें यहाँ इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो इंश्योरेंस क्लेम की अलग से एंट्री बना लेना, ये देखो पैसा डेबिट, पैसा डेबिट 10,000, और इंश्योरेंस क्लेम एक अदर इनकम ट्रीट हो जाएगी। इंश्योरेंस क्लेम एक अदर इनकम ट्रीट हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम एक अदर इनकम ट्रीट हो जाएगी 10,000 की। ये देखते रहें, ये देखो। तो अब मैं देखो जीपी के बाद एक तो आते हैं अदर एक्सपेंसेस, आप सबने पढ़ा हुआ है, जीपी के बाद एक अदर एक्सपेंसेस आते हैं और एक चीज आती है अदर इनकम। एक अदर एक्सपेंसेस आते हैं और एक आती है अदर इनकम। तो अदर इनकम इंश्योरेंस क्लेम के नाम से हम यहाँ लिख देंगे, इंश्योरेंस क्लेम अदर इनकम की आ जाएगी 10,000, इंश्योरेंस क्लेम अदर इनकम की आ जाएगी 10,000। ओके हाँ जी। तो अब मेरी अर्ज सुने, यहाँ देखें, चाहे इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, पहली एंट्री तो हमेशा बनेगी। चाहे इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, पहली एंट्री ये वाली तो बाटा एंट्री समझ लो, ये वाली एंट्री तो बाटा एंट्री समझ लो। ये देख लो, ये वाली एंट्री तो हमेशा बनेगी। लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री तो हमेशा ही बनेगी चाहे इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो। अब अगर इंश्योर्ड होगा तो एक और एंट्री है, इंश्योर्ड होगा तो एक और एंट्री है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, बच्चे ने कहा सर एक सवाल है। मैंने कहा क्या। बोला जिस तरह भी आपने पिछली एग्जांपल में, जिस तरह आपने पिछली एग्जांपल में दुकानदार पे रख के समझाया था, पिछली एग्जांपल में आपने एक शॉपकीपर और दुकानदार पे हमें रख के समझाया था, कि आप इस एग्जांपल में भी दुकानदार पे रख के बात समझा सकते हो। मैंने कहा हाँ समझा दूंगा, इस एग्जांपल में भी मैं दुकानदार पे, एक आम दुकानदार पे रख के बात समझा दूंगा। बच्चे ने कहा समझा दो। सुनो बात सिर्फ ये, इधर मेरी तरफ देखें, सामने देखें। बेटा एक दुकानदार था, उसने एक हफ्ते पहले स्टॉक खरीदा, एक दुकानदार था उसने एक हफ्ते पहले 10,000 का स्टॉक खरीदा। इस हफ्ते वो 10,000 का स्टॉक चोरी हो गया और पूरे के पूरे 10,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। वापस सुने, एक हफ्ते पहले दुकानदार ने 10,000 का स्टॉक खरीदा था, इस हफ्ते वो 10,000 का स्टॉक चोरी हो गया और पूरे के पूरे 10,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, पूरे के पूरे 10,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, पूरे के पूरे 10,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। तो दुकानदार को कोई नुकसान नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट और लॉस जीरो हुआ है। 10,000 का स्टॉक चोरी हुआ, पूरे 10,000 मिल गए, नेट प्रॉफिट और लॉस जीरो है, नेट प्रॉफिट और लॉस क्या है, जीरो है। ओके अब मेरी बात सुने, मैं साबित करता हूं इस मेरी जो एंट्रीज मैंने बनाई है वहां से। सुनो भाई, एक हफ्ते पहले, सामने देखें, एक हफ्ते पहले दुकानदार ने स्टॉक खरीदा होगा तो परचेजेस रिकॉर्ड की होगी। एक हफ्ते पहले जो दुकानदार ने स्टॉक खरीदा होगा तो परचेजेस रिकॉर्ड की होगी। इधर देखें, तो ये जो इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस नजर आ रही है ना, इसमें 10,000 शामिल होगा। इनकम स्टेटमेंट में जो परचेजेस नजर आ रही है इसमें 10,000 शामिल होगा जो स्टॉक चोरी हुआ है। आप स्टॉक चोरी होते ही पहले 10,000 यहां से निकाल दोगे, आप स्टॉक चोरी होते ही पहले 10,000 यहां से, पहले 10,000 आप यहां से निकाल दोगे। तो इधर देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, एक बार परचेजेस में 10,000 शामिल था, आपने 10,000 निकाल दिया, तो +10 -10 यहां तक नेट इंपैक्ट जीरो आया। कॉस्ट ऑफ सेल में नेट इंपैक्ट जीरो आया तो जीपी तक भी इंपैक्ट जीरो आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे नेट इंपैक्ट जीरो आया तो जीपी पे भी जीरो आएगा। अब नीचे देखें, जीपी के नीचे एक बार 10,000 लेस हो रहे हैं, एक बार 10,000 ऐड हो रहे हैं, जीपी के नीचे एक बार 10,000 लेस हो रहे हैं, एक बार 10,000 ऐड हो रहे हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट भी आपके पास जीरो आएगा, नेट प्रॉफिट भी आपके पास जीरो आएगा, नेट प्रॉफिट भी आपके पास जीरो आएगा। हाँ जी। तो ये सेकंड केस था जिसका नाम था इंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन, ये सेकंड केस था जिसका नाम क्या था, इंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन। सेकंड केस का नाम क्या था, इंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन। बेटा
ठीक है, अब मेरी बात सुने, एक और चीज प्रैक्टिकल लाइफ की एक बात सुने, इधर देखें। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है भाई, इंश्योरेंस कंपनी इतने शरीफ लोग नहीं होते, इंश्योरेंस कंपनी वाले इतने शरीफ लोग नहीं होते, ठीक है। तो वो एक डिपार्टमेंट तो इंश्योरेंस कंपनी का वो होता है जो आपको घेरता है, जो आपको आजकल लाइफ इंश्योरेंस के लिए घेर रहे हैं। आप तो इस्लामिक बैंकिंग वाले भी इसमें घुस गए हैं, आपको हदीसें सुना रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस करा लो। बड़ी अजीब और गरीब गेम चल रही है, आपको पूरा दिन पीछे पड़ेंगे, आप प्लीज अपना ख्याल, आप आपके बाद भाभी का क्या होगा और ये। अबे भाई तुझे क्या है तुझे क्या है भाभी का, तू अपने काम से काम रख। तो ऐसी सूरत हाल में एक डिपार्टमेंट तो इंश्योरेंस कंपनी का वो होता है जो आपको घेरता है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट वो होता है, प्लीज सुने, दूसरा डिपार्टमेंट वो होता है तवज्जो। जब आप क्लेम लेने जाते हो ना, तो वो आपके चप्पलें घिसा देता है, इतने चक्कर खिलवाता है, आ जाओ बेटा अब लगो लाइन में। तो वो दूसरा डिपार्टमेंट होता है जिससे आप क्लेम लेने जाते हो, वो अलग डिपार्टमेंट होता है। तो क्लेम जो डिपार्टमेंट दे रहा होता है वो इतना शरीफ नहीं होता कि भाई कॉल करी शाम में ले जाना कॉल करी शाम में ले जाना, शाम में ले जाना, शाम में ले जाना, इतना शरीफ नहीं होता। हाँ, कुछ फॉरेन कंट्रीज में ऐसा है, जैसे अमेरिका वगैरह में ऐसा ही होता है। आपकी गाड़ी लग जाए तो बस कॉल करो और अगले दिन चेक आ जाता है। वहां बहुत तेज, वहां एक एक चीज इंश्योर्ड है। उन मुल्कों में एक एक पाई पाई हर चीज दाना दाना इंश्योर्ड है। तो वहाँ इंश्योरेंस का निजाम इतना फास्ट है और इतना बड़ा बिजनेस है ये, कि वो एक कॉल पे आपको क्लेम देते हैं। वहां अलग मामला हैं, हम यहाँ अपने मुल्क से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। अब सुने, तो बेटा नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि इंश्योरेंस क्लेम एक सेकंड में मिल जाए। तो आप जब इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करते हो तो वो आपको कंफर्मेशन तो देता है, बोला लेकिन हम आपको 10 दिन बाद चेक देंगे, इस तरह। इधर देखें, तो फिर यहाँ जहाँ मैंने बैंक डेबिट किया है ना, यहाँ जहाँ मैंने बैंक डेबिट किया है ना, जहां मैंने बैंक डेबिट किया है वहां कभी कभार ये भी आ जाता है। देखो इधर देखो, बैंक की जगह इंश्योरेंस रिसीवेबल, बैंक की जगह आ जाता है इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, सही है। अगर इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली पैसे नहीं दे रही इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं दे रही तो अभी अभी, और वो वादा कर दे, तो आप फिर बैंक की जगह इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट कर लेना, बैंक की जगह इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट कर लेना। हाँ, सही है। तो ये दो केसेस हो गए, एक हो गया अनइंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन, एक हो गया फुली इंश्योर्ड। एक हो गया अनइंश्योर्ड और एक हो गया फुली इंश्योर्ड। थोड़ा सा नोट डाउन कर ले, मैं रुका हुआ हूँ, थोड़ा सा नोट डाउन कर ले, मैं रुका हुआ हूँ। अब तीसरा केस है जो रियल लाइफ केस है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियली इंश्योर्ड। यहां देखें, रियल लाइफ एक केस है जिसका नाम होता है पार्शियली इंश्योर्ड। बात को सुनिएगा, पार्शियली इंश्योर्ड। अब आप लोग अगर ये दोनों केसेस समझ गए तो आपने कॉन्सेप्ट मेजर समझ लिया है। अगर ये दोनों केसेस आप समझ गए तो आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। इधर देखो, तीसरा केस, वापस से वही कहानी सुना रहा हूँ। तीसरा केस, वापस से वही कहानी सुना रहा हूँ। क्या हुआ, रात के बीच में चोरों ने जंप मारी, स्टॉक लेके फरार। सुबह हम पहुंचे तो मैंने फौरन से अपने असिस्टेंट से पूछा क्या हुआ है, तो उसने बोला उस्ताद कुछ स्टॉक चोरी हो चुका है। तो मैंने कहा, मैंने वही रिवायती अंदाज, कितने का, बोला 10,000। मैंने कहा क्या जो स्टॉक चोर चोरी करके गए पैसे रख के गए? उन्होंने कहा ना ना ना, कोई पैसे रख के नहीं गए। तो मैं समझ गया कि जो भी स्टॉक चोरी हुआ है वो सेल्स में ऊपर शामिल नहीं है, वो सेल्स में शामिल नहीं है। इधर देखें, तो मैं उसी वक्त ये कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकाल दूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकाल दूंगा। तो मैं वही एंट्री बनाऊंगा, मैंने पहले बोला था कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा, कम कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं 10,000 से कम कर दूंगा। और बेटा इधर देखें, फर्स्ट इंस्टेंस में हम समझ जाते हैं कि हमारा नुकसान हो गया है, तो उसी वक्त सामने नुकसान भी बुक कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट और लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट, वही एंट्री, यानी तीनों केसेस में पहली एंट्री एक ही है। तीनों केसेस में पहली एंट्री एक ही है, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। हाँ जी। अब अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल की, मैंने उसी वक्त इंश्योरेंस कंपनी को कॉल की। मैंने कहा यार हमारा ये स्टॉक चोरी है। उसने कहा जल्दी ना करें, साफ साफ, अब ये रियल लाइफ है। उसने कहा जल्दी ना करें, हमारी टीम आएगी, इंस्पेक्शन करेगी, केस प्रोसेस होगा और फिर देखेंगे। तो उनकी टीम आई, केस प्रोसेस हुआ सब। तो उन्होंने एंड में बोला भाई आपकी भी गलती है कि आपका चौकीदार सो रहा था, आप लोग ताले शाले खुले रख के चले गए थे,
और बड़े ड्रामेबाजी की और उन्होंने कहा हम आपको सिर्फ 5,500 का क्लेम देंगे। कितना देंगे? 5,500 का क्लेम देंगे। स्टॉक बेशक 10,000 का चोरी हुआ है, लेकिन क्लेम कितना मिलेगा? 5.5। ठीक है, तो जैसे ही उसने बोला ना 5.5 का क्लेम देंगे, तो मैंने फौरन से देखो एक एंट्री बनाई। इधर देखो, मैंने एंट्री बनाई इंश्योरेंस रिसीवेबल, सब देखें यहाँ, डेबिट 5.5 का क्लेम मिलेगा, और सामने अदर इनकम, इंश्योरेंस इनकम बुक कर ली। इंश्योरेंस क्लेम हमारी इनकम होती है, इंश्योरेंस की इनकम बुक कर ली 5.5। सही है, क्योंकि इस बार 10,000 का नहीं, सिर्फ 5.5 का क्लेम मिल रहा है। इस बार 10 का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5.5 का क्लेम मिल रहा है, 5.5 का। तो मैंने यहाँ अदर इनकम में आके अब 5,500 का क्लेम बुक कर लिया। अदर इनकम में आके 5.5 का क्लेम बुक कर लिया, 5.5 का क्लेम बुक कर लिया। अदर इनकम में आके 5,500 का क्लेम बुक कर लिया। हाँ भाई। अब मेरी अर्ज सुने, यहाँ देखें, सामने देखें। अब पॉइंट ये है बच्चों, इधर देखो, पॉइंट ये है कि बच्चे ने कहा दुकानदार की एग्जांपल से साबित कर दोगे? मैंने कहा कर देता हूं। चलो इधर देख लो, बस आखिरी एग्जांपल है। एक हफ्ते पहले मैंने 10,000 का स्टॉक खरीदा था, मैं दुकानदार था, मैंने 10,000 का स्टॉक खरीदा एक हफ्ते पहले। आज एक हफ्ते बाद 10,000 का स्टॉक चोरी हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 5.5 का क्लेम दे दिया। तो जरा सोचो, 10 का चोरी हुआ, 5.5 का वापस मिल गया, तो अपने ऊपर जो नेट लॉस आया होगा वो 4.5 आया होगा। हमारे ऊपर जो नेट लॉस आया होगा वो 4.5 आया होगा। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट में जो नेट नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए वो 4,500 का आना चाहिए। हमारी इनकम स्टेटमेंट में जो नेट नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए वो 4.5 का आना चाहिए, वो 4,500 का आना चाहिए, 4,500 का आना चाहिए। हाँ, अब मेरी अर्ज सुने, इधर से मैं साबित करता हूँ। एग्जाम स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखें बेटा। एक हफ्ते पहले जो स्टॉक, जो मेरा आज स्टॉक चोरी हुआ, वो मैंने एक हफ्ते पहले खरीदा भी तो था। जो मेरा आज स्टॉक चोरी हुआ है वो मैंने एक हफ्ते पहले खरीदा भी तो था। तो जब एक हफ्ते पहले खरीदा होगा तो मैंने अपनी परचेजेस में ऐड किया होगा। जब एक हफ्ते पहले मैंने खरीदा होगा तो मैंने अपनी परचेजेस में रिकॉर्ड किया होगा। हाँ, 10,000। आज जब स्टॉक चोरी हुआ तो यहाँ से 10 निकाल दिया, तो देखो परचेज में 10 ऐड किया, यहाँ से 10 निकाल दिया, +10 -10 +10 -10, यहाँ इम्पैक्ट 0 आ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल में इम्पैक्ट 0 आ रहा है। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल में इम्पैक्ट 0 आ रहा है तो जीपी तक भी इसका इम्पैक्ट 0 आया है। कॉस्ट ऑफ सेल में इम्पैक्ट 0 आया तो जीपी भी क्या आएगा? 0। अब बताओ, नीचे अदर एक्सपेंसेस में 10 बुक किए हैं और अदर इनकम में 5.5। अदर एक्सपेंसेस में 10 लेस हुए हैं और अदर इनकम में 5.5 ऐड हुए हैं। तो बताओ अल्टीमेटली 4,500 का नेट नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अल्टीमेटली इन सारी एंट्रीज के बाद 4,500 का नेट नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और याद करो, उस दुकानदार को भी 4,500 का ही नेट लॉस हुआ था। उस दुकानदार को भी 4,500 का ही नेट लॉस हुआ था, देख लो। तो ठीक है भाई, दुकानदार को 4,500 का नेट नेगेटिव लॉस हुआ था और वो इस एग्जांपल से प्रूव हो रहा है। तो अब देखो, सारी कहानी का मैं निचोड़, पूरी कहानी का निचोड़, सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ। तीनों में से कोई भी केस हो, अनइंश्योर्ड, इंश्योर्ड या पार्शियली इंश्योर्ड, पहली एंट्री हमेशा टोटल अमाउंट की बनेगी। पहली एंट्री ए की बनेगी, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स को तो हमेशा कम करेंगे, सही है। पहली एंट्री हमेशा ए की बनेगी। लेकिन मेरी तरफ देखें, उसके बाद जो आपकी सेकंड और थर्ड एंट्रीज है, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, सेकंड और थर्ड जो आपकी एंट्रीज हैं, सेकंड और थर्ड एंट्रीज जो थी ना, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, उसमें जितना इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा होगा उतनी इंश्योरेंस की अलग से एंट्री बना लेना है। देखो, इंश्योरेंस यहाँ पूरा 10 मिल रहा था और यहाँ कितना मिल रहा था? 5.5। तो इंश्योरेंस जितना मिल रहा होगा उसकी अलग से एंट्री बना लेना, सही है। सही। आपके सामने मैं तीसरा केस रख रहा हूँ, ये एंट्रीज भी कॉपी कर लें पार्शियली इंश्योर्ड की। पार्शियली इंश्योर्ड की एंट्रीज भी कॉपी कर लें पूरा, ताकि डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए।
बेटा पार्शियल इंश्योर्ड में सबसे पहले 10,000 का स्टॉक चोरी हुआ, 10,000 का स्टॉक चोरी हुआ तो स्टॉक चोरी होने की पहली एंट्री यही है। और फिर जब आपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल की तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम पूरा क्लेम नहीं देंगे, हम सिर्फ 5.5 का क्लेम देंगे। तो जितना उन्होंने क्लेम दिया उसकी आपने जैसे ये एंट्री बनाई तो अल्टीमेटली आपका अपना नुकसान कितना रह गया? आपका अपना नुकसान 4,500 का रह गया है। नहीं, एंट्री में 4,500 का लॉस शो नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद आएगा बेटा, वो खुद ब खुद आएगा, इनकम स्टेटमेंट में खुद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन दोनों एंट्रीज का जो डिफरेंस होगा, मेरी तरफ देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन दोनों एंट्रीज का जो डिफरेंस होगा वो खुद ब खुद आपकी इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो खुद ब खुद आपकी इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरे अजीज डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, अब मैं थोड़ी और बेसिक बातें आपको सिखा रहा हूं ताकि आप सीखें। सुने, आप लोगों ने सबने बचपन में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, आप सबने बचपन में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, ठीक है। मैं एक इनकम स्टेटमेंट का स्लाइड सा रिकैप देता हूं और बड़ा यूजफुल होगा इंशाल्लाह, और वो सीखने वाला रिकैप है, प्लीज यहां देखें क्योंकि ये राइट टाइम है। अभी मैंने ये चीज गरम गरम समझाई है तो आप समझ जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में आप लोग पहले लिखते थे सेल्स, याद है, ये सेल्स आती थी। अच्छा ये भी हम सबको पता है, उसमें से सेल रिटर्न लेस होती थी, सेल में से सेल्स रिटर्न लेस होती थी, मैं अभी नहीं लिख रहा। फिर नीचे लिखते थे यहाँ बड़ा बड़ा कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब जो गुड्स बिकी उनकी कॉस्ट। देखो नाम, इस नाम को तोड़ लिया करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी जो गुड्स बिकी उनकी कॉस्ट, जो गुड्स बिकी उनकी कॉस्ट, सही है। अब कॉस्ट ऑफ सेल में आप पहले लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, बच्चों इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहां देखते रहे, इसमें ऐड होता था परचेजेस, परचेजेस ऐड होता था, हाँ। कभी कभार आपको कैरेज इनवर्ट गिवन होती थी, कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और कैरेज इन, कैरेज इन, कैरेज इन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ परचेजेस। तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ परचेजेस भी परचेजेस का पार्ट बनती है, कैरेज इन भी जो है ना वो परचेसेस का पार्ट बन जाएगी, सही है, तो ऐड हो जाएगी। अब यहां से मैं जरा लॉजिकल बातें बताता हूं जो बचपन में आपने पढ़ी हुई है, लेकिन शायद कुछ बच्चों को उसकी लॉजिक नहीं आती, तो मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा। अब इसमें से एक चीज लेस होती है, लेस रिटर्न आउटवर्ड, याद है, लेस रिटर्न आउटवर्ड, ये इसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। लेस रिटर्न आउटवर्ड इसमें से लेस होता है, याद है, क्यों लेस होता है, एक मिनट, रिटर्न आउटवर्ड क्यों लेस होता है, मेरी तरफ देखें, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, सुने, यानी परचेज रिटर्न का मतलब वो गुड्स जो मैंने सप्लायर को वापस कर दी, परचेज रिटर्न का मतलब वो गुड्स जो मैंने सप्लायर को ही वापस कर दी, सप्लायर को वापस कर दी, दिमाग से सोचो, तो वो गुड्स जो मैंने सप्लायर को वापस कर दी, जो गुड्स मैंने सप्लायर को वापस कर दी वो बिकी थोड़ी है, वो बिकी थोड़ी है। तो जब बिकी नहीं है तो ऊपर सेल में शामिल नहीं होगी ना, जब बिकी नहीं है तो ऊपर सेल में शामिल नहीं होगी, तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल से भी निकाल देंगे। भाई जो चीज ऊपर सेल्स में ही शामिल नहीं है, जो चीज ऊपर सेल्स में ही शामिल नहीं है वो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी फारिग कर देंगे, वो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी फारिग कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी फारिग कर देंगे, सही है। तो रिटर्न एंड आउटवर्ड यहां से निकाल देंगे, ये इसकी लॉजिक है। देन लेस स्टॉक ड्राइंग्स, बचपन में ये भी पढ़ा होगा, स्टॉक ड्राइंग्स, यहां देखें भाई, ये स्टॉक ड्राइंग्स क्या है बेटा, मेरा सुपरमार्केट थी और सुपरमार्केट में मैं पेप्सी, शान मसाला, चेरी ब्लॉसम ये सब बेचता था, सही है, बिस्किट चिप्स सब। आज क्या हुआ, घर के बच्चे आए और घर के बच्चे यहाँ से स्टॉक लेके निकल गए, मेरे अपने बच्चे आए घर से और घर से यहाँ से स्टॉक लेके निकल गए, यहाँ से लेके घर चले गए। तो अब मालिक के घर पे गुड्स जा रही हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक ड्राइंग्स, मालिक के घर पे गुड्स जा रही हैं तो इसको बोलते हैं स्टॉक ड्राइंग्स, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, बोलो भाई, स्टॉक ड्राइंग्स, ठीक है। तो जो गुड्स घर चले गई, जो गुड्स घर चले गई वो बिकी थोड़ी है, जो गुड्स घर चले गई वो बिकी नहीं है, तो जब बिकी नहीं है तो ऊपर सेल्स में शामिल नहीं होगी, ऊपर सेल्स में शामिल तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल से भी उसको आउट करना होगा, उसको कॉस्ट ऑफ सेल से भी आउट करना होगा, सही है। इसी तरह लेस, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, लेस स्टॉक स्टोलन, अभी पढ़ा है ना, याद है स्टॉक स्टोलन भी इसमें से लेस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक स्टोलन भी वो स्टॉक होता है जो चोरी हो गया, बिका नहीं है, वो स्टॉक है जो चोरी हो गया, बिका नहीं है, तो उसको भी आउट करेंगे, सही है, ऊपर सेल में शामिल नहीं होगा। लेस स्टॉक बर्न, ये भी एक चीज होती है कभी कभार,
स्टॉक बर्न्ड या स्टॉक डिस्ट्रॉयड। बेटा क्या हुआ? खुदा ना खास्ता हमारे स्टोर रूम में आग लग गई, खुदा ना खास्ता हमारे स्टोर रूम में आग लग गई, स्टॉक जल गया। तो स्टॉक जल के बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा चूरा चूरा हो गया, रद्दी रद्दी हो गया, सही है। तो मैंने लड़कों को बोला उठा के बाहर फेंक दो। तो जो स्टॉक उठा के मैंने बाहर फेंक दिया वो बिका तो नहीं ना? जो स्टॉक मैंने उठा के बाहर फेंक दिया वो बिका तो नहीं। जब वो बिका नहीं तो ऊपर सेल्स में शामिल नहीं होगा, ऊपर सेल्स में शामिल नहीं होगा तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी उसको खारिज कर देंगे, नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी उसे आउट कर देंगे। हाँ पक्का? हाँ जी। अब इधर देखें तो देखें, अब आखिरी और सबसे अहम चीज है, आपने नाम सुना होगा क्लोजिंग स्टॉक। याद है कॉस्ट ऑफ सेल से लेस होता था, भूल गए? क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट ऑफ सेल से लेस होता था। इसकी लॉजिक सुनो, इसकी लॉजिक सुनो। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल से क्यों लेस होता है? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल से क्यों लेस होता है? जरा आंखें और कान खोल के सिर्फ फील करें और सोचें। क्लोजिंग स्टॉक का लफ्जी तर्जुमा है अनसोल्ड स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का लफ्जी तर्जुमा है अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो नहीं बिका। क्लोजिंग स्टॉक का लफ्जी तर्जुमा है अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो नहीं बिका, वो स्टॉक जो नहीं बिका, अगले साल बिकेगा। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये अनसोल्ड स्टॉक। तो जब मैं मुंह से कह रहा हूं, हम सब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक मींस अनसोल्ड स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इस साल नहीं बिका ना, तो ऊपर सेल्स में शामिल नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इस साल नहीं बिका तो वो ऊपर सेल्स में शामिल नहीं है, और जो चीज ऊपर सेल्स में शामिल नहीं होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी निकल जाएगी, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी निकल जाएगी। और यूं आपके पास आ जाएगा, यूं आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर आप नीचे ये बॉटम लाइन पे ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। बॉटम लाइन पे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। देख लें, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। देखें अब आप इतने होशियार होना चाहिए, अब इतने बड़े हो चुके हैं। ये देख लें, ये सारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, और ये सब चीजें जितनी भी चीजें लेस हो रही हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, जितनी भी चीजें लेस हो रही हैं, इनके पीछे मेजर लॉजिक एक ही है, ये वो चीजें जो बिकी नहीं है, ये वो चीजें जो बिकी नहीं है, और जो चीज बिकी नहीं है वो ऊपर सेल्स में शामिल नहीं होगी तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी निकल जाएगी। अब देखो मैं तुम्हें एक और बड़ी जबरदस्त लाखों की बातें सुनो, लाखों की बातें प्लीज। यहां देखें, इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं, सामने देखें, इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो नुकसान भी है, इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नुकसान भी हुआ है। जैसे स्टॉक स्टोलन एक नुकसान है, और स्टॉक बर्न्ड एक नुकसान है। ये दो नजर आ रहे हैं? स्टॉक स्टोलन भी एक नुकसान है और स्टॉक बर्न्ड भी एक नुकसान है। ये नुकसान है, नुकसान। तो ये नीचे अदर एक्सपेंसेस में भी आएंगे, ये दोनों नीचे अदर एक्सपेंसेस में भी आएंगे। नहीं समझे? बेटा इस पूरी लिस्ट में से स्टॉक स्टोलन एक नुकसान है और स्टॉक बर्न्ड भी एक नुकसान है, ये नुकसान है, तो ये अदर एक्सपेंसेस में भी आएंगे। लेकिन स्टॉक ड्राइंग्स कोई नुकसान नहीं है। घर पे कोई चीजें ले जा रहे हो तो ड्राइंग्स आप बचपन में आप सब पढ़ चुके हैं, और नहीं पता तो सुन ले, ड्राइंग्स कभी भी एक्सपेंस नहीं होता। ड्राइंग्स का मतलब ओनर के घर के खर्चे, तो ओनर के घर के खर्चे कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होते, ओनर के घर के खर्चे कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होते। हाँ, तो ड्राइंग्स कभी भी नीचे एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं, कबीरा गुनाह हो जाएगा, सही है। तो इनमें से दो चीजें नीचे एक्सपेंसेस में भी आएंगी, और अगर वो इंश्योर्ड हुई, अगर वो इंश्योर्ड हुई तो उनका इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा जो आपको पड़ा है। अगर वो इंश्योर्ड हुई तो उनका इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा जो आपको पड़ा है, सही है। तो ये आपके सामने, मेरी रिक्वेस्ट है इसको कॉपी करें, बड़ी सदाबहार फॉर्मेट है, याद रख, जहन में डालने वाला फॉर्मेट है। आसान हो रही है, मैं चुप हूं, आप देख लें।
अजान हो रही है, मैं इसलिए चुप हूँ। ओके बच्चों इधर सामने देखें। अब इस सारी बात के बाद, अच्छा देखिए, मैंने इसमें कैरेज इनवर्ड लिखा है, कैरेज आउटवर्ड नहीं लिखा है। एक और वर्ड होता है, वो आप लोगों को पता है। राइट नाउ मैं वो चीज अभी पढ़ा नहीं रहा, लेकिन एक किसी ने सवाल पूछा था। कैरेज आउटवर्ड जो है ना बेटा, वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा डेफिनेटली। कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कैरेज मींस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इनवर्ड का मतलब खरीदते वक्त यानी परचेजेस की। आउटवर्ड का मतलब बेचते वक्त की। तो वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, और वो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर एक्सपेंसेस में आती है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर एक्सपेंसेस में आती है बेटा, वो अदर एक्सपेंसेस में आती है। सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जस्ट फॉर योर लर्निंग, और थोड़ा आप लोग का दिमाग उससे ब्रॉड होगा। और मैंने कुछ बच्चों को पहले भी ये आप लोग की क्लास में शायद बताया हुआ होगा, लेकिन फिर ओवरऑल एक रिवीजन भी हो जाएगा। बताता हूँ। ये सवाल किसी स्टूडेंट का आया था एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, रियल लाइफ एग्जाम में आ चुका है। सही है, किसी बच्चे ने बताया था, आप लोग का शेयर करता हूँ। सुनो, आप कहानी सुने। एक साहब थे, उनका लैपटॉप का बिजनेस था, यानी वो लैपटॉप खरीद के बेचते थे। सब गौर से सुने। एक साहब थे, उनका लैपटॉप का बिजनेस था, वो लैपटॉप खरीद के बेचते थे। तो पक्की बात है, लैपटॉप उनके लिए इन्वेंटोरी होगी। लैपटॉप उनके लिए क्या होगी? इन्वेंटोरी होगी। सही है, पक्का। अच्छा, उसी बंदे की जो बेटी थी ना, उस बंदे की बेटी अपनी अब्बा की कंपनी में जॉब कर रही थी। उस बंदे की जो बेटी, डॉटर, अपने बाप की कंपनी में जॉब कर रही थी। दिस इज वेरी कॉमन, ऐसा होता है, घर वाले भी जॉब करते हैं। सही है। आज क्या हुआ, इधर देखें, बेटी ऑफिस में बैठ के बिजनेस का लैपटॉप यूज कर रही थी। बेटी ऑफिस में बैठ के बिजनेस का लैपटॉप यूज कर रही थी। अचानक से लैपटॉप खराब हो गया। ऐसा खराब हो गया, जीरो का हो गया, खराब हो गया बिल्कुल। तो अब्बा के पास गई, तो अब्बा जान ने बोला, बेटा उस लैपटॉप को फेंक दो, छोड़ दो, और जाओ, अपना अपना तो काम ही लैपटॉप का है, बेटा स्टोर रूम में जाएं और एक नया लैपटॉप निकाल के ऑफिस में ले आए, और आज के बाद आप उसको यूज करना। फिर सुने, बाप ने बेटी को बोला कि जो पुराना लैपटॉप है उसको डस्टबिन में डाल दो, और नया लैपटॉप जाके स्टोर रूम से निकालो, और अब आज के बाद यहाँ बिजनेस में उसको ये नया लैपटॉप यूज करना। सही है। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या बोला था? डबल एंट्री बनाए इस ट्रांजेक्शन की, राइट ऑफ वाली नहीं। जो लैपटॉप खराब हो गया वो तो नुकसान है, मुझे ही पता है, छोड़ दो। जो अभी अभी ये जो बेटी स्टोर रूम गई है, बेटी स्टोर रूम गई है, और स्टोर रूम से बेटी ने लैपटॉप निकाला है, और आज के बाद बिजनेस में यूज करेगी। आज के बाद बिजनेस में यूज करेगी, तो इसकी एंट्री बनाए। इसकी एंट्री बनाए। मैं 1-2 मिनट चुप हूँ, आप लोग अपने अपने पास एंट्रीज बना ले, फिर मैं बताता हूँ। मैं 2 मिनट चुप हूँ। अब मेरी यार सुने, यहाँ देखें, कुछ बच्चों के आंसर्स गलत आए हैं, लेकिन उन्होंने, मैं उनको समझा देता हूँ। यहाँ देखें, एक आध मिनट फिर दे रहा हूँ, और दे रहा हूँ, सोच ले।
यहाँ देखें, सामने देखें बेटा, इसके 3 जवाबात अलग-अलग बच्चे देते हैं, मैं तीनों जवाब बता रहा हूँ। केस नंबर 1, अगर मैंने यूँ बोला होता, मेरी डायलॉग सुनो, अगर मैंने यूँ बोला होता कि मेरी तरफ देखें कि ये बेटी यहाँ से लैपटॉप निकाल के घर ले गई, तो फिर ये ड्राइंग्स हो जाती, स्टॉक ड्राइंग्स हो जाती, यानी स्टॉक घर ले जाती तो ड्राइंग्स। तो इसकी एंट्री क्या बनती, फिर ड्राइंग्स डेबिट होता, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा, इक्विटी कम हो रही है। और जो लैपटॉप स्टोर रूम से निकल गया वो बिका तो नहीं ना, जो स्टोर रूम से निकल गया और घर चले गया वो बिका तो नहीं ना। तो यहाँ आप क्रेडिट कर सकते हैं, इन्वेंटोरी भी क्रेडिट कर सकते हैं, ये भी कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट करते हैं और कुछ लोग परचेजेस क्रेडिट करते हैं, ये तीनों चीजें सही हैं। कुछ लोग इन्वेंटोरी डायरेक्ट क्रेडिट कर देते हैं, ये भी सही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कर देते हैं, ये भी सही है, परचेजेस क्रेडिट कर देते हैं, ये भी सही है। तो ये पहला जवाब होता, अगर ये घर ले जाती, अगर ये घर ले जाती, अगर ये घर ले जाती तो एंट्री बनती ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंटोरी या कॉस्ट ऑफ सेल्स या परचेजेस क्रेडिट, ये तीनों सही है, सही है। अब केस नंबर 2 सुनो, अज्यूम करते हैं कि ये लोग इस बार तो लैपटॉप बना रहे थे ना, समझ लो ये मार्कर टाइप की चीज बना रहे होते हैं, मार्कर या पेंसिल पेन। तो मार्कर पेंसिल पेन ये चीजें होती हैं जो सेम पीरियड में कंज्यूम हो जाती हैं। मार्कर पेंसिल पेन ये सब वो चीजें होती हैं जो सेम पीरियड में कंज्यूम हो जाती हैं। तो अगर बेटी जाके स्टोर रूम से मार्कर या कुछ ऐसी चीज निकालती ना जो उसी वक्त कंज्यूम हो जाती, तो फिर यहाँ ऑफिस एक्सपेंस उसी वक्त बिजनेस में यूज हो जाती, तो बिजनेस का एक्सपेंस हो जाता, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट। और जो तवज्जो से सुने, इधर देखें, जो इन्वेंटोरी मेरे बच्चों, जो इन्वेंटोरी आपने स्टोर रूम से निकाल ली और खुद यूज कर ली, जो इन्वेंटोरी स्टोर रूम से निकाल के खुद यूज कर ली वो बिकी नहीं है, जो इन्वेंटोरी स्टोर रूम से निकाल के खुद यूज कर ली वो बिकी नहीं है। तो जो चीज ऊपर सेल्स में शामिल नहीं है वो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी निकाल देंगे, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स या परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। ये सेकंड केस होता, ये सेकंड केस होता। अगर आप इसको अपने यूज में ले आते, अगर आप इसको अपने बिजनेस के यूज में ले आते और सेम पीरियड में यूज करके खत्म कर देते, सेम पीरियड में यूज करके खत्म कर देते। अब मैं केस 3 करा रहा हूं, जो मेरा केस था। अब मैं केस 3 करा रहा हूं, जो मेरा केस था, जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, सुनो। बाप ने बेटी को बोला, बेटा जाके स्टोर रूम से लैपटॉप निकालो और इसको बिजनेस में यूज करना। लैपटॉप निकाल के बिजनेस में यूज करना। तो लैपटॉप वैसे इनके लिए करंट एसेट था, इन्वेंटोरी थी, लैपटॉप इनके लिए इन्वेंटोरी थी, लेकिन अब ये लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, इंटेंशन चेंज हो गई, बिजनेस में यूज कर रहे हैं। और लैपटॉप एक ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है। लैपटॉप एक ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ 2 3 4 साल चलता है ना। तो अब यहाँ देखो, बिजनेस का फिक्स एसेट डेबिट हो जाएगा, देखो लैपटॉप के नाम से फिक्स एसेट डेबिट हो जाएगा। और जो इन्वेंटोरी आपने स्टोर रूम से निकाल दी वो बिकी तो नहीं ना, जो इन्वेंटोरी आपने स्टोर रूम से निकाल के अपने यूज में लाई वो बिकी तो नहीं ना। तो सामने कॉस्ट ऑफ सेल्स या परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स या परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। बेटा ये हमारा आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो मैंने सवाल पूछा था, जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर ये है। लेकिन मैंने तुम्हें तीनों केसेस बता दिए, ये हैं कॉन्सेप्चुअल चीजें, ये कॉन्सेप्ट है असल, प्लीज ख्याल करना। मैं रुक रहा हूँ, आप लोग कॉपी करेंगे, सब बच्चे कॉपी करेंगे, नोट्स के साथ कॉपी करें, चलें लिखें प्लीज, अच्छे से नोट्स बनाएं। हाँ भाई। एक सवाल आया, लैपटॉप डेबिट क्यों हो रहा है। बेटा हमने पहले जो चीज़ हमारी इन्वेंटोरी थी, अब हम उसको अपने यूज़ में ला रहे हैं, तो इस्तेमाल करने की नीयत शुरू हो जाए तो फिक्स एसेट बन गया ना, फिक्स एसेट। और बाय डेफिनेशन फिक्स एसेट क्या होता है, जिसकी लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो, जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे, और यूज़ करने की नीयत से लिया हो। तो देखो अब हमारी नीयत यूज़ करने की है। जैसे तुम लोग को बचपन में मैं पढ़ाता तो था कुछ बच्चों को कि शोरूम वाले के लिए गाड़ी इन्वेंटोरी होती है, शोरूम वाले के लिए गाड़ी इन्वेंटोरी होती है, लेकिन मेरे और आपके लिए गाड़ी फिक्स एसेट होता है। तो फर्क नियत का है ना, इंटेंशन का है ना।
तो अब हमारी इंटेंशन यूज करने की हो गई। अब इन्हीं लैपटॉप्स को हम यूज करेंगे और हमें कई साल ये फायदा पहुंचा रहे हैं। जब ये लैपटॉप हमें कई साल फायदा पहुंचा रहे हैं तो एक सेकंड में एक्सपेंस आउट नहीं होंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट करके एक्सपेंस आउट होंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट करके एक्सपेंस आउट होंगे। चलो अब मैं जरा आगे बढ़ता हूं और उसका नाम है प्रूडेंस। एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ताकि अगली चीज आराम से समझ जाए। यहाँ देखें सुने भाई, बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सामने देख लें, सबने शायद पहले किसी ने, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन सुन लें। बेटा हिस्ट्री में, दुनिया की अकाउंटिंग में ऐसा बहुत हुआ, पास्ट में, दुनिया की अकाउंटिंग में पास्ट में ऐसा बहुत हुआ कि लोग फ्यूचर की इनकम डायरेक्टर्स अभी से बुक करके दिखाते थे। डायरेक्टर्स फ्यूचर की इनकम अभी से बुक करके दिखाते थे। डायरेक्टर्स फ्यूचर की इनकम अभी से बुक करके दिखा देते थे, अभी से बुक करके दिखा देते ताकि बिजनेस अच्छा नजर आए। और खर्चे लेट से लेट बुक करते थे, क्योंकि खर्चे जब लेट से लेट बुक होंगे तो आज की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर बोल रहा हूँ, फ्यूचर की कमाई अभी से बुक कर देते थे, जो कमाई अभी तक हुई नहीं है, जो कमाई अभी तक हुई नहीं है अभी से बुक कर दी। यानी जरा सोचो, आज मुझे कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई, कोई हमारे इदारे के एडमिन पे, कि हम कोई 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, हम पढ़ना चाहते हैं, तो क्या इस एक फोन कॉल पे हम रेवेन्यू बुक कर देंगे? सिर्फ बच्चे ने एक इंक्वायरी की है, तो क्या हम एक फोन कॉल पे रेवेन्यू बुक कर देंगे? इतना जल्दी होना चाहिए, गलत है ना ये तो इसका मतलब इनकम उस वक्त तक बुक नहीं हो जाएगी जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देते, जब तक आप वाकई सर्विस नहीं दे देते। जबकि गौर से सुने, तो ये लोग पास्ट में क्या करते थे, फ्यूचर की इनकम को अभी से बुक कर लेते थे और खर्चों को लेट से लेट। तो जब दुनिया में से बहुत फ्रॉड हुए ना, तो फिर स्टैंडर्ड बोर्ड ने, जो लोग स्टैंडर्ड मेकिंग करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उन्होंने एक बात बोली, बोला आज के बाद आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का एक सिंपल मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट लेस। ये एक दावत देता है, देखो, ये एक दावत देता है कि एक्सपेक्ट लेस। आप कम एक्सपेक्ट करो, बिजनेस को आर्टिफिशियली ओवरस्टेट करके ना दिखाओ। तो इसकी चारों लाइंस आप पढ़ेंगे, आपको एक ही फीलिंग आएगी। इनकम जो कि अच्छाई है, शुड नॉट बी बुक अंटिल रियलाइज। जब तक इनकम रियलाइज ना हो जाए तब तक आप बुक नहीं कर सकते। जबकि लॉसेस जो कि बुराई है, तो लॉसेस का जैसे ही आपको पता लगे ना, और जैसे ही उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, फौरन से शेयर होल्डर के सामने रिपोर्ट करो। लॉसेस को डिले नहीं करो, बुराई जल्दी से जल्दी बताओ ताकि शेयर होल्डर अलर्ट हो जाए। बुराई के बारे में शेयर होल्डर को जल्दी से जल्दी बताओ ताकि वो लोग अलर्ट हो जाए। सही है? फिर क्या कहते हैं, एसेट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। एसेट्स अच्छाई है ना, एसेट्स हमारे असासे हैं, तो उनको कभी भी बढ़ा के मत दिखाना। और लाइबिलिटीज जो कि आपकी ऑब्लिगेशंस हैं,
लायबिलिटीज जो कि आपकी ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर बोझ है, आपके ऊपर बोझ है, उसको कभी भी कम करके नहीं दिखाना। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एक स्टेटमेंट है, याद रखना। ये हमारी अकाउंटिंग में डिफरेंट जगहों पे यूज होती है। और राइट नाउ जो चीज अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें भी यूज होगी। राइट नाउ अब मैं जो चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें भी ये यूज होगी, उसमें भी ये यूज होगी। ओके, अब मेरी तरफ देखें, यहाँ देखें, मैं कुछ इस तरह आपको राइट नाउ पढ़ाने जा रहा हूँ जैसे बचपन में आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ा है, अगर ग्रेड 9-10 में साइंस पढ़ा है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल पढ़ते थे ना आप लोग, कि पहले क्या होता था, एक्सपेरिमेंट होता था, याद है? आप लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलती थी, और ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते थे। तो हम उसी तरह करेंगे, ठीक है? मैं कानून तक पहुंच रहा हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, फिर ऑब्जर्वेशन होगी और फिर कंक्लूजन। तो इस तरह बड़ी अच्छी तरह सीख जाएंगे, गेम बेसिक बच्चों की तरह लेके चलता हूँ, ठीक है? देखें, ये मैंने आपके सामने एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ यहाँ कोने पे, एक अदद इनकम स्टेटमेंट यहाँ मैं बना रहा हूँ। इधर देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेल्स 50,000 लेस, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक है, अपनी तरफ से कह रहा हूँ 10,000, परचेसेस है लेट अस से 20,000, और लेस क्लोजिंग स्टॉक को मैं अभी छोड़ रहा हूँ आपके सामने, क्लोजिंग स्टॉक को मैं अभी आपके सामने छोड़ रहा हूँ, वो मैं खुद निकालूंगा अभी आपकी नजरों के सामने, ठीक है? तो नीचे मेरे पास आ जाएगा जीपी, देख लो एक नजर। अब मैं एक्सपेरिमेंट बेसिस पे लेके चलूंगा, यहाँ देखें बेटा, मेरे पास ईयर एंड पर, बच्चों यहाँ देखो, मेरे पास ईयर एंड पर क्लोजिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं? 1000 यूनिट्स हैं, ठीक है? और इस क्लोजिंग स्टॉक की जो सेलिंग प्राइस है ना बेटा, वो है $10 पर यूनिट, सब देखें यहाँ, जबकि इसकी जो कॉस्ट है ना वो है 6 पर यूनिट, ठीक है बेटा? तो एक एक यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए का। प्लीज गौर से सुनना भाई, जो जिन्होंने भी सुनना है वो गौर से सुने। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मैं एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहा हूँ। केस नंबर 1, मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेटा इस बोर्ड पे देखें, मेरे पास 1000 यूनिट्स है, मेरे पास 1000 यूनिट है और एक यूनिट की कॉस्ट है 6, ये देख लो, मेरे पास 1000 यूनिट है और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 6। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 6000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 6000 आ जाएगी, हाँ? तो अब जरा सॉल्व करते हैं। देखो, सेल्स 50 है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं बेटा। देखें, ओपनिंग स्टॉक 10 है, परचेजेस 20 है, ओपनिंग स्टॉक 10 है, परचेजेस 20 है, लेस क्लोजिंग स्टॉक 6000 है। तो 10 प्लस 20 माइनस 6, 10 प्लस 20 माइनस 6 कितना होता है बोलो? 24 आता है ये। बताओ जीपी कितना आएगा? 26, जीपी आ जाएगा 26, ठीक है? तो रिसर्च नंबर 1, रिसर्च नंबर 1 इधर देखें, जब मैं, मेरा डायलॉग सुने, जब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 26,000। जब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 26,000। जब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 26,000। इतना कॉपी कर लें, फिर मैं दूसरा केस कराता हूँ। ये कॉपी कर लो, चलो जल्दी। कर लिया कॉपी?
अब बेटा, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को आपके सामने इधर देखें, यहाँ देखें सब, मैं एक्सपेरिमेंट चेंज कर रहा हूँ, सब देखें यहाँ, एक्सपेरिमेंट चेंज कर रहा हूँ। अब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को बजाय कॉस्ट के सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करता हूँ। अब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को, अब जरा सोचना शुरू करें, सब सोचेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को बजाय कॉस्ट के सेलिंग प्राइस 10 रुपए पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो ये रहा। तो अब बताओ, 1000 यूनिट से मेरे पास, 1000 यूनिट को मल्टीप्लाई बाय 10 करो। 1000 यूनिट है और 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस है 10। तो अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करूं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करूं, तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। तो जैसे यहाँ 10,000 है, अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल निकालो, 10 प्लस 20 माइनस 10, 10 प्लस 20 माइनस 10, ये 20,000 आई, और ये आपके पास आ गई 30,000। ये आपके पास मेरे प्यारे बच्चों आ गया 30,000। ये आपके पास कितना आ गया? 30,000 आ गया। ये आपके पास आ गया है 30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपके पास आ गया 30,000 का, क्या आ गया बोलो भाई? ये आपके पास 30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। ये 30,000 का क्या आ गया बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। ये 30,000 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। ओके, अब मेरी तरफ देखते रहें, मैं यहां लिखता हूं, चलो। आप लोग से जरा रिक्वेस्ट ये है कि जरा अब आप साहब के सामने आए, और नीचे मैं एक लिख रहा हूं IS2 की स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, इन्वेंटोरी चलो यहां देखें, अब आपकी अदालत में फैसला करवाता हूं, सब सुने। अब देखो, अब कमेंट्री, आप समझने वाली कमेंट्री, मजाक कमेंट्री नहीं है। अगर मैं अपनी इन्वेंटोरी को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा था, अगर मैं अपनी इन्वेंटोरी को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा था, तो जीपी कितना आ रहा था? 26। जीपी कितना आ रहा था? प्रॉफिट 26,000 आ रहा था। और जैसे ही मैंने अपनी इन्वेंटोरी को कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया, जैसे ही मैंने अपनी इन्वेंटोरी को कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया, तो जीपी एकदम 30 हो गया। मेरी बात सुने, जब मैं अपनी इन्वेंटोरी को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा था, तो प्रॉफिट 26,000 आ रहा था, और जैसे ही कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया, तो प्रॉफिट 30,000 आ गया। यानी सीधी बात है, कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट 4,000 से बढ़ गया। प्रॉफिट 4,000 से बढ़ गया, हाँ। तो वो 4,000 क्या है बताओ, इधर देखें। वो 4,000 इसी इन्वेंटोरी का प्रॉफिट है। वो 4,000 इसी क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट है। आंखें खोल के देखो, वो 4,000 इसी क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट है। देखो, एक यूनिट का प्रॉफिट 4 है, और यूनिट से 1000, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 4,000 आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 4,000 आ गया। तो इसका मतलब, मेरी तरफ देखें, इसका मतलब अगर मैं अपनी इन्वेंटोरी को कॉस्ट के बजाय, प्लीज सुनना, इसका मतलब मैं अगर अपनी इन्वेंटोरी को कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसका प्रॉफिट अभी से बुक कर रहा हूं। इसका मतलब अगर मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं उसका प्रॉफिट अभी से बुक कर रहा हूं। अब आप ईमानदारी से बताओ, क्या प्रॉफिट अभी से बुक करना सही है? क्या प्रॉफिट अभी से बुक करना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है? जवाब गलत। क्यों? दलील सुनो। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब लफ्जी तर्जुमा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का लफ्जी तर्जुमा है अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का लफ्जी तर्जुमा है अनसोल्ड स्टॉक। वो स्टॉक जो अभी बिका नहीं है, वो स्टॉक जो अभी बिका नहीं है, पता नहीं कब बिकेगा। वो स्टॉक जो अभी बिका नहीं है, पता नहीं कब बिकेगा। तो वो स्टॉक जो अभी बिका नहीं है और पता नहीं कब बिकेगा, क्या मैं फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से बुक कर सकता हूँ? वो स्टॉक जो फ्यूचर में बिकेगा और फ्यूचर में हमें फायदा देगा, तो क्या मैं अभी से उसका प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ? जवाब नहीं। बिल्कुल गलत और नामुनासिब बात है। ये बिल्कुल गलत और नामुनासिब बात है। जरा सोचो ना यार, अभी गाय चारा खा रही है, अभी गाय चारा खा रही है, और अभी से मैं दही का रेवेन्यू बुक कर लूं? अभी गाय चारा खा रही है और अभी से दही नहीं, नहीं, अभी चारा खाएगी, फिर दूध देगी, दूध के बाद दही बनेगी, और फिर वो बिकेगी। और भाई, तो फ्यूचर का रेवेन्यू अभी से कैसे बुक हो सकता है? फ्यूचर का रेवेन्यू अभी से कैसे बुक हो सकता है? सोचो यार, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो आपकी और मेरी नजर में ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके और मेरी नजर में कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, और आईएएस ने भी यही बोला है। देखो, कॉस्ट पे इसलिए रिकॉर्ड करना है क्योंकि इस बार अगर मैं कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा, तो फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से बुक हो जाएगा, और फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से बुक नहीं हो सकता। तो अब देखें, आईएएस ने भी यही बोला है, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अभी थोड़ी देर के लिए सब एनआरवी का मतलब समझ लें सेलिंग प्राइस। अभी थोड़ी देर के लिए सब एनआरवी का मतलब समझ लें सेलिंग प्राइस। एनआरवी का मतलब समझ लें सेलिंग प्राइस। सही है? तो बताओ, स्टैंडर्ड भी यही कह रहा है, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस।
तो 10 और 6 में से 6 लोअर है, 10 और 6 में से 6 लोअर है। हाँ हाँ जी, नहीं समझे? समझ गए? हाँ भाई, एनआरवी। एक चीज याद आ गई, ऐसे समझाता हूँ आपको। पता है ये वाला जो अकाउंटिंग है ना, पहले सर सुभान पढ़ाते थे 2005 में या 2006 में, 2005 या 2006 में सर सुभान ये पढ़ाते थे सब। सही है। तो एक बार एक स्टूडेंट था क्लास में, वो ये सर सुभान ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे आज भी याद है, 2005 की बात है शायद, हाँ गालिबन। तो एक स्टूडेंट को समझा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहा था। तो सर सुभान ने बहुत देर तक उसको समझाया, यार फ्यूचर का रेवेन्यू अभी से बुक करना गलत बात है, फ्यूचर का रेवेन्यू अभी से बुक करना गलत बात है। नहीं समझ रहा था। तो सर सुभान ने उसको एकदम क्या एग्जांपल दी बताऊं? बोला, यार अभी तो तूने लड़की देखी है और अभी से तूने बच्चों के नाम भी रख लिए। बोला, अभी तो तू पहले रिश्ता भेजेगा, फिर एंगेजमेंट होगी, फिर शादी, पता नहीं, वो तो लंबा प्रोसीजर है यार। तो अभी से तूने लड़की देखी और अभी से तूने बच्चों के नाम भी रख लिए। तो इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है, इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, समझ गए? तो इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, सामने देखें। अब जो अकल वाले, कुछ बच्चे तो अकल वाले बैठे हैं, कुछ तो मासूम बैठे हैं, भोले, कुछ अकल वाले बैठे हैं। उन्होंने कहा, उस्ताद आपने अभी जो चीज साबित की वो तो साबित हो गई, क्योंकि इस बार कॉस्ट लोअर थी। प्लीज अब दिल से पढ़ें। कॉस्ट लोअर थी और स्टैंडर्ड ने भी लोअर का वर्ड यूज किया। कॉस्ट लोअर थी और स्टैंडर्ड ने भी लोअर का वर्ड यूज किया। बच्चे ने कहा, लेकिन अगर कभी ऐसा हो, देखें बच्चे ने एक और सवाल किया, देखें। बच्चे ने कहा, अगर कभी ऐसा हो कि, इधर देखें, कि किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 6 हो जाए और कॉस्ट हो जाए 10। किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 6 हो जाए और कॉस्ट हो जाए 10। सेलिंग प्राइस 6 हो जाए और कॉस्ट कितनी हो जाए? 10। यानी वो लॉस वाला केस हो जाए। तो अब अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड की जो स्टेटमेंट है उसमें लोअर अब क्या है? सेलिंग प्राइस। अब लोअर क्या है? सेलिंग प्राइस। तो मैंने कहा हाँ स्टैंडर्ड ने ये बोला है। तो बच्चे ने कहा, इसको भी आप समझाएं। ये जो सेकंड केस है जिसमें कॉस्ट ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम, कॉस्ट ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम, मैंने कहा सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ा दूं आपको। सबसे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाता हूं। इस टॉपिक का नाम है एक्सेप्शंस। इस टॉपिक का नाम है एक्सेप्शंस। क्या आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम। देखो मेरी बात सुनो। हम में से हर बंदा सुबह उठ के घर से, जो हम लोग निकलते हैं, जितने भी बिजनेसमैन ताजिर घर से निकलते हैं, तो हमारा मकसद प्रॉफिट होता है। हम हमारी नीयत प्रॉफिट की होती है, नीयत तो प्रॉफिट की होती है ना। हाँ, अगर कभी कभार, अगर कभी कभार लॉस आ जाए, अगर कभी कभार लॉस आ जाए, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। सही है, अनएक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेशन तो हम प्रॉफिट की रखते हैं ना। तो लॉसेस वाला केस एक्सेप्शन होता है। तो मैं आपको पहले थोड़ी थ्योरी लिखवा देता हूँ, सुनो। यहाँ देखें, मैंने यहाँ लिखा एक्सेप्शंस। नंबर 1, डैमेज। नंबर 2, expiry near, stock about to obsolete। सामने देखें, सब बच्चे यहाँ देख लें। ये आपके पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ। देखो, हमारा उसूल ये था कि हम 10 रुपए का स्टॉक खरीद के 15 का बेचते थे। सही है, नफे वाला। केस नंबर 1 सुने। लेकिन इस बार क्या हुआ, हमारे हमारे एम्प्लॉयज उठा के ला रहे थे, उन्होंने गिरा दिया। हमारे एम्प्लॉयज उठा के ला रहे थे, उन्होंने गिरा दिया। तो स्टॉक डैमेज हो गया।
हमारे एम्प्लॉइज उठा के ला रहे थे, उन्होंने स्टॉक गिरा दिया तो स्टॉक डैमेज हो गया। तो अब डैमेज होने की वजह से 10 रुपए की चीज़ अब 6 रुपए में बिकेगी। 10 रुपए की चीज़ 6 रुपए में बिकेगी, 10 रुपए की चीज़ 6 रुपए में बिकेगी। हाँ, सही। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपका स्टॉक सामने देख लें, स्टॉक डैमेज होने की वजह से लॉस हो सकता है। नंबर 2, एक्सपायरी नियर। बेटा, आपको पता है कि कितने कराची में भी कुछ स्टोर्स हैं जहाँ चॉकलेट्स पे भी सेल लग जाती है। तो उनको पता है कि अगर 10 दिन बाद एक्सपायर होने वाली है तो ज़ीरो की हो जाएगी, तो वो कॉस्ट से भी कम में बेच देते हैं, मेडिसिन्स एक्सपायर होने वाली हो तो कॉस्ट से कम में बिक जाती है। फिर स्टॉक अबाउट टू ऑब्सोलीट। आपको पता है जब एक बार फैशन चेंज होने वाली हो, एक फैशन के बाद जो नया फैशन आता है, तो फैशन एक बार चेंज होने वाली हो, तो एक बार अगर फैशन गुज़र गई, एक बार फैशन टोटली चले गई और आपने चीज़ें नहीं बेची, आपका बुटीक है, एक बार फैशन चली गई और आपने वो चीज़ नहीं बेची, तो याद रखना फिर उन कपड़ों से गाड़ियाँ साफ़ होंगी, फिर गाड़ी साफ़ वाले को दे देना, वो गाड़ियाँ साफ़ करेगा, ख़्याल करना। तो बेहतर है औने-पौने दामों में बेच दो, जो रेट मिलता है उसमें बेच दो भाई। तो ऑब्सोलीट यही टेक्नोलॉजी के साथ भी होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन भाई साहब, मेरा चीनी का काम था। मैंने ₹100 के हिसाब से चीनी खरीदी। लेकिन अचानक से लॉ पास हो गया कि अब जिसके पास भी चीनी पड़ी है वो 80 की बेचेगा। और लॉ पास हो गया तो लॉ को फॉलो करना हम सब पे फ़र्ज़ है। ओके? देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बेटा, हम पूरी मार्केट में अकेले थे। हम पूरी मार्केट में अकेले थे, तन्हा थे, ठीक है? तो हम लोग बड़े अच्छे प्रॉफ़िट कमाते थे, लेकिन अब हमारे सामने एक बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया। तो अब हमने जानबूझ के, मेरी तरफ देखें, अब हमने जानबूझ के अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए ₹100 की चीज़ ₹80 में बेचना शुरू की, ताकि जब हम सस्ता बेचेंगे तो उसको भी सस्ता बेचना पड़ेगा और उसको भी लॉस करना पड़ेगा। तो वो अभी नया-नया आया है, खुद ही तड़प-तड़प के मर जाएगा। अभी नया-नया आया है, लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और घुट-घुट के मर जाएगा, सही है? तो ये वो सारे केसेज़ हैं कि जिनकी वजह से आपका स्टॉक की कॉस्ट ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, सही है? मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस आया है या जो भी इसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो ये भी होंगे, इसके एक इफ़ेक्ट्स ये भी होंगे कि अब जब दोबारा मार्केट्स वगैरह खुलेंगी ना, तो अब सबके पास इतना स्टॉक भी पुराना पड़ा हुआ है और लोगों के पास पैसे भी नहीं होंगे। तो अब एक ऐसी सेल्स लगेंगी ना, जो आपने हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखी होंगी। अब आपको दुनिया भर में ऐसी-ऐसी सेल्स मिलेंगी कि आपकी सोच है। आधे-आधे रेट पे चीज़ें मिलेंगी, आधे रेट पे, यानी हर चीज़ बहुत गिर-गिर के बिकेगी। ये आपके सामने होगा, बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। इसको लिखना है तो लिख लो। इसको लिखना है तो लिख लो बेटा, प्लीज़ नोट डाउन। पॉइंट 3 का नाम है स्टॉक अबाउट टू ऑब्सोलीट। यानी कई बार फैशन चली जाती है ना, फैशन, या कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है कि आपका पुराना मोबाइल था, आपने पुराने मोबाइल लिए थे, अब नया मॉडल आ गया, तो नए मॉडल के आते ही पुराने की वैल्यू एकदम थड़ नीचे आ जाती है। अब आ जाओ, मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट वाले तरीके से तुम्हें समझा देता हूँ। एक्सपेरिमेंट वाले तरीके से, लेकिन ज़रा गौर से सुनें। देखें, हमारे पास जो बोर्ड पे इस वक़्त डाटा है ना, उसको यूज़ करेंगे सही तरह। सामने देखें। बेटा, आपके पास 1000 यूनिट का स्टॉक है और अब देखें ये वाला केस करा रहा हूँ। सेलिंग प्राइस है ₹6 और कॉस्ट है ₹10, ठीक है? सेलिंग प्राइस ₹6 और कॉस्ट ₹10। बेटा सुनें,
पहले मैं अपने स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता हूँ, पूरी क्लास बोर्ड पे देखिए गौर से। पहले मैं अपने स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कॉस्ट 10 रुपए और हमारे पास यूनिट्स हैं 1000, कॉस्ट 10 रुपए और यूनिट्स 1000 हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, देखो ये बोर्ड पे सॉल्व हुआ है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000 रुपए होते हैं। तो देखो राइट नाउ ऑलरेडी बोर्ड पे सॉल्व हुआ है, 10 रुपए के हिसाब से सॉल्व हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका प्रॉफिट राइट नाउ कितना आएगा, देखो 30,000। अगर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे यानी 10 रुपए पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इस बार आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई, आपका प्रॉफिट आ रहा है 30,000, आपका प्रॉफिट आ रहा है 30,000 पक्का, आपका प्रॉफिट आ रहा है 30,000, सही है आपके सामने है। अब मैं अपना एक्सपेरिमेंट चेंज करता हूं और सेकंड केस के अंदर मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को बजाय कॉस्ट यानी 10 रुपए के, अपने क्लोजिंग स्टॉक को सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करता हूं। अपने क्लोजिंग स्टॉक को बेटा देखें यहाँ, मैं सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करता हूं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। इधर देखो, बताएं हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं, हमारे पास ईयर एंड पे 1000 यूनिट्स हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 6, तो 6000 हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 6000 होता है, तो 10 + 20 30 - 6 24, 30 - 6 is 24। अब बताओ 50 - 24 कितना होता है, 26। 50 - 24 होता है 26, 50 - 24 होता है 26, ऐसा ही है। हाँ, तो अब देखें, इधर देखें, रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, सामने देखें, इस बार सामने देखें भाई, इस बार अगर मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 30,000। अगर मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रॉफिट 30,000 आ रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आंसर 26 आ रहा है, यानी कम हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है, 30,000, और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आंसर 26 आ रहा है, यानी कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आंसर 4000 से गिर रहा है। कॉस्ट के बजाय, प्लीज सुने, सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आंसर 4000 से गिर रहा है। सर ये 4000 से क्यों गिर रहा है, क्योंकि देखो ये नजर आ रहा है लॉस, ये -4 का लॉस, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 4000 का जो लॉस है ना, ये 4000 का लॉस है, ये इन्हीं यूनिट्स का लॉस है, ये 4000 का लॉस इन्हीं यूनिट्स का लॉस है। तो आप फाइनल स्टेटमेंट सुने, इस बार सेकंड केस में अगर मैं कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखो अगर मैं कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट 4000 से गिर रहा है, तो प्रॉफिट 4000 से गिरने का मतलब यही वाला लॉस अभी अभी बुक हो रहा है, यही वाला लॉस अभी अभी बुक हो रहा है। और आप सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लॉस 1 सेकंड में बुक करना है, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लॉस 1 सेकंड में बुक करना है, लॉस 1 सेकंड में बुक कर लेना, लॉस 1 सेकंड में बुक कर लेना है। तो इस बार मेरे बच्चों हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, इस बार हम रिकॉर्ड करेंगे सेलिंग प्राइस पे, इस बार हम रिकॉर्ड करेंगे सेलिंग प्राइस पे, ताकि लॉस 1 सेकंड में बुक हो जाए। याद है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता था ना कि आपने स्टॉक को डैमेज कर दिया, आपने स्टॉक को डैमेज कर दिया तो आपको नजर आ गया कि वैल्यू गिर गई है, तो फौरन से बुराई दिखाओ। तो इस बार आप जानते हैं 6 पे रिकॉर्ड होगा। तो वंस अगेन देखो वो स्टेटमेंट साबित हुई, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो एनआरवी का मतलब है सेलिंग प्राइस, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो एनआरवी का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। तो शुड बी स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और क्या है बेटा, एनआरवी। हाँ, तो बेटा देखो ये स्टेटमेंट सही साबित हो गई। मैं आखिरी बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग की खातिर सुने यहाँ। पहला केस देखो, पहले केस में कॉस्ट कम थी, सेलिंग प्राइस ज्यादा थी, पहले केस में कॉस्ट कम थी और सेलिंग प्राइस ज्यादा थी, तो इस बार हमने कॉस्ट पे इसलिए रिकॉर्ड किया, पहले केस की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये देखो ये वाला, पहले केस में कॉस्ट कम थी सेलिंग प्राइस ज्यादा थी, तो हमने कॉस्ट पे इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि हमें फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से बुक नहीं करना था, सही है। और दूसरे केस में कॉस्ट ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम थी तो लॉस था, दूसरे केस में कॉस्ट ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम थी तो लॉस था। तो अब हम सेलिंग प्राइस पे इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, यानी फ्यूचर यानी लॉस 1 सेकंड में बुक हो जाए, लॉस 1 सेकंड में बुक हो जाए। तो बेटा अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, ये IS2 की जो स्टेटमेंट है, IS2 की जो स्टेटमेंट है, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हाँ, तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आज के बाद कभी नहीं भूलना, ये थ्योरी में भी पूछता है, ये किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, प्रूडेंस, लिख लेना, ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, ये स्टेटमेंट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है।
ये स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। ओके, हाँ भाई, हाँ भाई, बोलो। ये स्टेटमेंट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। अब मैं आपको एनआरवी का फुल फॉर्म बता रहा हूँ। अब चलो मैं एनआरवी का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, सब बच्चे आराम से सुने। एनआरवी का फुल फॉर्म ये रही, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये इसका नाम है। एनआरवी का फुल फॉर्म ये, और इसका फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल और कॉस्ट टू कंप्लीट। ठीक है, एनआरवी का ये फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप अपने अपने घर में जहां भी बैठे हुए, सिर्फ यूं सोचें, आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। यूं सोच लें, आप क्लास में बैठ के व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्लास में जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है ना, समझ लो मुझे उस व्हाइट बोर्ड की अभी एनआरवी निकालनी है। व्हाइट बोर्ड की मुझे एनआरवी निकालनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब, अगर आज मैं अभी अभी इसको बेचूं, आज मैं अगर अभी अभी इसको बेचूं, तो ये कितने का बिकेगा, मुझे नेट फायदा कितना होगा। तो अज्यूम करते हैं कि अगर मैं अपना ये जो व्हाइट बोर्ड है, मेरी क्लास का व्हाइट बोर्ड, अगर मैं अभी जाके सदर या तारिक रोड ले जाके बेचूं, मैं अपनी क्लास का व्हाइट बोर्ड सदर या तारिक रोड ले जाके बेचूं, तो वो 5,000 का बिक जाएगा। कितने का बिक जाएगा? 5,000। तो बेटा मेरे पास सेलिंग प्राइस 5,000 आएगी, लेकिन ये 5,000 पूरे मेरे जेब में नहीं आएंगे। मुझे अगर मैं चाहता हूं कि मैं 5,000 में बेचूं, तो मुझे पहले लड़कों को बुलाना पड़ेगा, वो व्हाइट बोर्ड निकालेंगे, गाड़ी में डाल के सदर ले जाएंगे। तो समझ लो 1,200 रुपए की कॉस्ट टू सेल लगेगी, 1,200 रुपए की कॉस्ट टू सेल लगेगी। इसका मतलब, मेरा डायलॉग सुनो, ये व्हाइट बोर्ड 5,000 में तब बिकेगा जब 1,200 की कॉस्ट टू सेल लगेगी। ये व्हाइट बोर्ड 5,000 में तब बिकेगा जब 1,200 की कॉस्ट टू सेल लगेगी। तो 5,000 माइनस 1,200, 5,000 माइनस 1,200, 3,800 हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। 3,800 हमारी नेट, जो हमें नेट फायदा होगा वो 3,800 है। सही है। तो आज के बाद ये कभी नहीं भूलना, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट एनआरवी? How do we calculate NRV? Selling price less cost to sell. 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 हाँ, ऐसा ही था। पक्का? अब सामने देखें, एक मिनट यहाँ देखें। बेटा, आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोल रहा था ना, काफी देर से लेक्चर में बोल रहा था कि आप थोड़ी देर के लिए यही समझ लें कि एनआरवी और सेलिंग प्राइस एक ही चीज है। थोड़ी देर के लिए यही समझ लें एनआरवी और सेलिंग प्राइस एक ही चीज है। थोड़ी देर के लिए यही समझ लें कि एनआरवी और सेलिंग प्राइस इज सेम थिंग। याद है मैं बोल रहा था, उसका क्या मतलब है, समझाता हूँ। अगर कभी कॉस्ट टू सेल जीरो हो जाए, एक मिनट इधर देखें, अगर कभी किसी चीज की कॉस्ट टू सेल जीरो हो जाए, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस और एनआरवी एक ही हो जाएगी। अगर कभी किसी चीज की कॉस्ट टू सेल जीरो हो जाए, तो फिर उसकी एनआरवी और सेलिंग प्राइस एक ही हो जाएगी। उसकी एनआरवी और सेलिंग प्राइस एक ही हो जाती है। अगर किसी चीज की कॉस्ट टू सेल जीरो हो जाए, तो उसकी एनआरवी और सेलिंग प्राइस एक ही हो जाती है। उसकी एनआरवी और सेलिंग प्राइस एक ही हो जाती है। ठीक है। तो अब बेटा ये एक नजर नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूं, प्लीज लिख लें प्लीज। ये देख लें,
अच्छा, अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस पेश कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात उन क्वेश्चंस को देखें। एक सवाल पहले मैं कराता हूँ और आप मुझे अपनी बुक में भी देख लें, बुक के अंदर आप लोग जिनका बुक है वो देख लें, बुक का कौन-सा पेज है, ठीक है? आप ज़रा अपनी बुक में देखें। आइए। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर देखें, आपकी बुक के शुरू के पहले 50 पेजेज़ में ही कहीं होगा। देखिए इस तरह का चैप्टर होगा। मेरे पास बुक डिफरेंट है, आप लोग के पास शायद डिफरेंट होगी। देखो, अपनी बुक में देखो, ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन कौन से पेज पे है मुझे बताएँ ताकि मैं यहाँ बच्चों को बोल दूँ। बताएँ बेटा बुक का पेज नंबर कौन-सा है आप लोग के पास? ये देखें इस तरह की हेडिंग आपकी बुक में कहाँ है, किस पेज पे है बताएँ बेटा? आपके पास जो एमएचए की बुक है उसमें होगा देखो। पेज नंबर 91 है। जिनके पास बुक है वो देख लें शायद पेज नंबर 91 पे है जी। F3 वाली बुक में 91 पे होता है, FA2 में डिफरेंट बुक में होता था ये, डिफरेंट पेज पे होता था। F3 की जिसके पास बुक है एमएचए की उसमें पेज नंबर 91 पे है गालिबा। देखो यही है। जी, चलें। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ देखो अगले पेज पे आएँगे, देखो एक पेज टर्न किया, ये क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा पहला सवाल है जो मैं आपके सामने अभी सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा पहला सवाल है जो मैं अभी आपके सामने आपकी खिदमत में सॉल्व करूँगा, ठीक है? देखो ये, अब मैं ये सवाल समझाने के लिए आपको जानबूझ के एक स्टोरी की फॉर्म में समझाऊँगा स्टोरी, ठीक है? पहले तो मेरी एक बात सुन लें कि आम हालात में एक बंदा सुबह जो घर से निकलता है ना, सामने देखें, देखो ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है। एक बंदा सुबह घर से निकलता है प्रॉफिट कमाने के लिए, हमेशा याद रखना नॉर्मल यही केस है। नॉर्मली एक बंदा जो सुबह घर से निकलता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए निकलता है और प्रॉफिट तभी होता है जब चीज़ की कॉस्ट कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। प्रॉफिट तभी होता है जब चीज़ की कॉस्ट कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। तो आम दस्तूर यही है कि कॉस्ट लोअर होती है, देखो लोअर कॉस्ट ही होती है। आम दस्तूर यही है कि कॉस्ट लोअर होती है, नॉर्मल केस यही है कि कॉस्ट कम होगी, नॉर्मली केस में कॉस्ट कम होगी, सही है? कॉस्ट नॉर्मली कम होती है, ठीक है? तो आपको नॉर्मली जब क्वेश्चन में इन्वेंटरी गिवन होती है तो रेडीमेड कॉस्ट पे गिवन होती है। हाँ, कभी-कभार बाय एक्सेप्शंस याद है? वो जो लॉस वाले किस्से सुनाए थे वो सब एक्सेप्शंस थे। लॉस वाले किस्से एक्सेप्शंस थे तो वो बाय एक्सेप्शन कभी-कभार आपकी एनआरवी कम हो जाती है, ओके? राइट? अब चलो इधर देखो, मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या लिखा है? एट 30th June X2 दिलीप्स इन्वेंटरी वाज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट ऑफ 45,000। इधर देखें, सब देखें यहाँ। बेटा ईयर एंड पर मैं स्टोर रूम में गया, ईयर एंड पर मैं स्टोर रूम में गया, मेरी तरफ देखें, ईयर एंड पर मैं स्टोर रूम में गया, इधर देखें स्टोर रूम पूरा स्टॉक से भरा हुआ था, वीडियो में देखें स्टोर रूम पूरा स्टॉक से चारों तरफ खचाखच भरा हुआ था, सही है? तो मैंने ऐसे ही अब सारी इन्वेंटरी पे एक नजर दौड़ाई ना तो दूर कोने पे उसी स्टोर रूम के अंदर दूर कोने पे मुझे एक आइटम ऑफ इन्वेंटरी नजर आई जो कि ऑब्सलीट हो गई थी या बिल्कुल आउटडेट हो गई थी या जंग लग गया था उस पे। तो एकदम जैसे ही मुझे याद आया वर्ड ऑब्सलीट मुझे याद आया, तो मैंने कहा यार शायद इसकी वैल्यू गिर गई हो, शायद इसकी वैल्यू गिर गई हो, तो इसी वजह से मैं उस इन्वेंटरी की तरफ बढ़ा, इसी शक की बुनियाद पर मैं उस इन्वेंटरी की तरफ बढ़ा, मेरी तरफ देखें, और मैंने उस इन्वेंटरी को उठा के रूम से बाहर निकाल लिया। मैंने उस इन्वेंटरी को उठा के रूम से बाहर निकाला ताकि उसका चेकअप करूं। ये देखो, पढ़ो, दिस अंग्रेजी पढ़ें, दिस इंक्लूड यानी ये रूम में शामिल है, दिस इंक्लूड यानी ये रूम में शामिल है आइटम्स कॉस्टिंग 2600 which have been superseded by an updated design। देखो, मैंने मुझे शक हुआ कि यार ये इन्वेंटरी तो ऑब्सलीट हो गई, तो इसको रूम से बाहर निकाला, तो अब रूम में रह गए हैं 42,400 का स्टॉक, सही है? 42,400 का स्टॉक रह गया है। अब देखो इधर देखो, जो स्टॉक को मैंने रूम से बाहर निकाला मैं उसका चेकअप शुरू कर रहा हूँ। देखो बाहर लाया, जो स्टॉक को मैं बाहर लाया उसका मैं चेकअप कर रहा हूँ। बताओ, जो स्टॉक को बाहर लाया हूँ उसकी कॉस्ट है 2600, जिस स्टॉक को मैं रूम से बाहर लाया हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है? 2600। अब अंग्रेजी पढ़ो, दिलीप will be able
टू सेल दीज आइटम्स थ्रू एन एजेंट फॉर 1400। भाई ये इन आइटम्स को 1400 में बेच देगा, इन आइटम्स को 1400 में बेच देगा, लेकिन कब? द एजेंट कमीशन विल बी 10%। अगर 10% का कमीशन दिया, ये आइटम्स 1400 में बिकेगी अगर 10% की कॉस्ट टू सेल यानी कमीशन लगाया। तो अभी आपने पढ़ा था एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। सब बच्चे यहाँ देखें, ये होती है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 1400 और कॉस्ट टू सेल है 10%। कॉस्ट टू सेल है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी 140। तो 1400 माइनस 140 करोगे तो ये कितना आएगा? 1240। 1400 माइनस 140 करोगे तो 1260 आएगा। 1400 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1260। ठीक है, अब बताओ, मैंने रूम के बाहर चेक कर लिया। अब मुझे आवाज सुने, IS2 की स्टेटमेंट याद है? मैं दोबारा रूम में ऐड भी तो करूंगा भाई, रूम से बाहर निकाला था, दोबारा रूम में ऐड भी करूंगा क्योंकि ये इन्वेंटरी बिकी नहीं है, क्योंकि ये इन्वेंटरी बिकी नहीं है, क्योंकि ये इन्वेंटरी बिकी नहीं है, ये इन्वेंटरी बिकी नहीं है, तो दोबारा रूम में ऐड भी तो करूंगा भाई, नहीं समझे? तो अब जब दोबारा रूम में ऐड करने जा रहा हूँ तो IS2 अप्लाई करूंगा। IS2 क्या कहता है? इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ। लोअर क्या है देखें, 2600 और 1260 में से, 2600 और 1260 में से लोअर क्या है? 2600 और 1260 में से बताओ बेटा लोअर क्या है? 2600 और 1260 में से लोअर क्या है? 1260। तो अब बताओ, दोबारा जाके रूम में 1260 ऐड कर दो। अब बताओ रूम में सही स्टॉक की वैल्यू क्या है? बताओ भाई, आंसर दो। 42400 प्लस 1260 करो। 42400 प्लस 1260 करो बेटा, ये कितना हो जाएगा? 43660। ठीक है, मैं एक बार एनआरवी फिर समझा रहा हूँ। एनआरवी सुने, रूम से बाहर निकाल के लाए थे, तो रूम से बाहर निकाल के अब उस पर IS2 के दवा खाने में डालेंगे, IS2 के चेकअप लेबोरेटरी में। तो एक तरफ कॉस्ट लिखा और एक तरफ लिखा NRV। NRV का फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 1400, और बेटा कॉस्ट टू सेल कितनी है? 140, क्योंकि उसने बोला था 1400 में तब बिकेगा जब 10% कमीशन दोगे। तो 1400 में से आप 140 लेस करोगे तो 1260 आ जाएगा, 1260। अब आप इसको दोबारा रूम में ऐड भी करोगे। सर क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बिका थोड़ी है। स्टिल दिस स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक, स्टिल दिस स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक। तो दोबारा आप जाके रूम में ऐड कर दोगे, दोबारा जाके रूम में ऐड कर दोगे। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है? 43। आपका करेक्ट आंसर आया 43660। आपका करेक्ट आंसर आया 43660। आपका करेक्ट आंसर आया 43660। हाँ भाई, अब बेटा इसके बाद आप लोग अभी अभी मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 8 करें, इसका भाई है क्वेश्चन नंबर 8, इसका भाई है। ये देखो लेविना, लवीनिया के नाम से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 करें, क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह करें, बिल्कुल सब बच्चे जहां बैठे करें। क्वेश्चन नंबर 8 करें बेटा, इसका डुप्लीकेट है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज करें, सब बच्चे करें क्वेश्चन नंबर 8। सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। पहले स्टोर रूम में जाना, बहुत सारा स्टॉक पड़ा होगा, कुछ स्टॉक बाहर निकाल देना और सॉल्व कर लेना।
चलो बेटा मैं सॉल्व करता हूँ, इधर देखें, सामने देखें। लेविनिया वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर x2। बेटा स्टोर रूम छकाछक भरा हुआ था कितने से? कॉस्ट थी 11480, 11480। जब स्टोर रूम में जाके देखा तो दूर कोने में दिस इंक्लूड्स, अंग्रेजी पढ़ना मत भूलना, इंक्लूड्स सम आइटम विच कॉस्ट 975। कुछ आइटम पे शक पड़ा तो उसको बाहर निकालेंगे। तो 11480 में से 11480 में से 975 लेस करें, बताएं कितना आ रहा है? 11480 माइनस 975 कितना आता है बोलो? 10505। ठीक है, ये रूम से बाहर निकाल दिया। अब रूम से बाहर निकाल के इसका चेकअप करते हैं। इधर देखो, एक तरफ लिखा कॉस्ट, एक तरफ लिखा एनआरवी। देखते हैं भाई, इधर देखो, इसकी कॉस्ट थी 975, इसकी कॉस्ट थी 975, और इसकी एनआरवी क्या होगी? लेविनिया इंटेंड्स टू हैव दीज आइटम्स रीपैक्ड 225। अगर 225 रुपए की रीपैकिंग कराई तो 450 की बिकेगी। अगर 225 रुपए की रीपैकिंग कराई तो 450 की बिकेगी। तो 450 सेलिंग प्राइस है और 225 कॉस्ट टू सेल है। तो एनआरवी मेरे ख्याल से 225 आ गई। एनआरवी मेरे ख्याल से 225 आ गई। अब आपको पता है ना, दोबारा रूम में ऐड भी तो करेंगे, दोबारा रूम में ऐड भी तो करेंगे। तो आपको पता है इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर 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 लोअर। तो 975 और 225 में से लोअर क्या है? 225 दोबारा रूम में ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 10730। 10730 इज द आंसर। इसका आंसर है 10730, ये इसका आंसर है। किसी अल्लाह के वली का ये आंसर आया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये आया था? बताओ भाई बाकी लोग सबका, प्लीज अब जरा बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर आया था, सबसे पूछ रहा हूं मैं। कॉस्ट टू सेल 225 इसलिए लेंगे क्योंकि जब तक दो रीपैकिंग नहीं कराएंगे बिकेगा ही नहीं। 450 का तब बिकेगा जब 225 की रीपैकिंग होगी। 450 का तब बिकेगा जब 225 की 225 की रीपैकिंग होगी। चलें आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। राइट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।